हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लुईस फिशर जी का चैप्टर इंडिगो। सच बताओ, इंडिगो का नाम सुनते ही थोड़ी फट जाती है ना। लेकिन अगले 15-20 मिनट में ये चैप्टर मैं इतना इजीली पढ़ाऊंगी कि तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। तो कहानी शुरू होती है अपने राइटर जी यानी कि लुईस फिशर से, जो कि एक जनरलिस्ट थे और साथ में थे गांधी जी के बिगेस्ट फैन। ये बंदा इतना इंटरव्यू लेता था गांधी जी का, इसने पूरी बुक लिख डाली, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और उसी का एक छोटा सा चैप्टर है इंडिगो। तो वेलकम टू लखनऊ कांग्रेस सेशन 1916। अब ये इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था कि यहाँ पे 2300 से ज्यादा कांग्रेस लीडर्स आए हुए थे, मतलब पूरा इवेंट एकदम वीआईपी। तभी भीड़ में एक पतला सा गरीब सा किसान गांधी जी के पास आया और बोला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूँ और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मतलब सीधा किडनैपिंग। हाँ, मतलब गांधी जी भी सोच रहे होंगे, अरे भाई तू है कौन? क्योंकि गांधी जी ने भी लाइफ में पहली बार चंपारण का नाम सुना था। चंपारण बिहार में नेपाल के बॉर्डर के पास था और वहां पे ब्रिटिशर्स ने किसानों की लाइफ बिल्कुल बर्बाद कर रखी थी। कैसे, वो तुमको स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला से बोलते हैं, भाई अभी नहीं जा सकता, मुझे कानपुर जाना है, फिर और भी जगह जाना है, मतलब शेड्यूल एकदम पैक है। तो राजकुमार शुक्ला बोलते हैं, ठीक है मैं भी चलूंगा आपके साथ। गांधी कानपुर गए, शुक्ला भी। गांधी अहमदाबाद के आश्रम गए, शुक्ला भी। गांधी कहीं और गए, शुक्ला वहां पे भी। मतलब वो गांधी जी से ऐसे चिपका रहा जैसे तुम्हारा दोस्त, भाई पार्टी दे दे, पार्टी दे दे, बिल्कुल वैसे। और फाइनली गांधी जी ने इम्प्रेस होके बोला, ठीक है भाई, मैं फलां डेट पे कलकत्ता आऊंगा, वहां मिलना। और गांधी जी जैसे ही कलकत्ता गए, सोचो कौन मिला? अरे अपना शुक्ला। अब एनसीईआरटी राजकुमार शुक्ला के लिए एक वर्ड यूज करती है, रेजोल्यूट। ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन आएगा। मतलब जिद्दी लेवल 1000%। तुम खुद सोचो, ना इसके पास पैसा है, ना इसके पास कोई पावर है, ना बहुत कोई एजुकेशन है। गांधी जी इससे इम्प्रेस क्यों हुए? क्योंकि इसके पास वो जिद्दीपना है, वो डिटर्मिनेशन है। ठीक है, दोनों ट्रेन पकड़ के पहुंच जाते हैं पटना, यानी कि बिहार की कैपिटल। और शुक्ला सीधा गांधी जी को लेके जाता है बड़े लॉयर के घर, राजेंद्र प्रसाद। याद रखना नाम, क्योंकि ये आगे जाके बनेंगे इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि राजेंद्र प्रसाद घर पर ही नहीं थे और राजेंद्र प्रसाद जी के सर्वेंट्स ने राजकुमार शुक्ला को पहले भी देखा हुआ था। उनके दिमाग में बस एक इमेज सेट थी, ये वही गरीब किसान है जो रोज दिमाग खराब करने आ जाता है। सर्वेंट्स ने गांधी जी को देखा, सिंपल कपड़े, कोई वीआईपी स्टाइल नहीं था, तो उन्होंने सोचा ये भी इसका कोई गरीब किसान दोस्त ही है, क्योंकि उस टाइम पे इंस्टा का ब्लू टिक भी तो नहीं था ना। अच्छा, अब यहाँ पे चैप्टर थोड़ा सीरियस होगा। उनके सर्वेंट्स ने गांधी जी को कुएं से पानी भरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कहीं ये अनटचेबल हुआ तो अगर पानी की कुछ बूंदे भी दोबारा कुएं में गिर गई तो पूरा कुआं ही इम्प्योर हो जाएगा। ये होता है कास्टिज्म। ये तो उस टाइम की बात थी। कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताओ, क्या तुमको लगता है कि आज भी कास्टिज्म है? अब गांधी डायरेक्टली चंपारण नहीं गए, वो पहले गए मुजफ्फरपुर में। और यही डिफरेंस है गांधी और नॉर्मल लीडर्स में। उन्होंने सोचा डायरेक्टली वहां पे जाने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूं और समझूं कि मामला है क्या। तुम्हारी तरह नहीं कि दोस्त का फोन आ दे, अबे चल बंदे बुलाया, लड़ाई करनी है, नहीं, पहले समझ लो। तो वो टेलीग्राम लिखते हैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त जेबी कृपलानी को, नाम याद रखना। वो उस टाइम पे प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज। अब गांधी जी की ट्रेन 15 अप्रैल 1917 को रात को 12 बजे पहुंचती है और गेस करो, वहां पे प्रोफेसर कृपलानी और बहुत सारे बच्चे उनको ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल मूवी के हीरो की तरह। अब गांधी जी को वहां पे 2 दिन रुकना भी था ये सारे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो प्रोफेसर मलकानी ने अपना घर खोल दिया। अच्छा, पहले वाले कृपलानी थे और ये मलकानी है, नाम का डिफरेंस याद रखना। मलकानी स्कूल टीचर है। और गांधी जी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि उस टाइम में एक गवर्नमेंट प्रोफेसर को, मेरे जैसे आदमी को घर में रखना बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश रूल था ना, तो उनकी जॉब क्या जान तक जा सकती थी। अब न्यूज आग की तरह फैल गई, अरे गांधी जी आए हैं। बस चंपारण के किसान पैदल, ट्रेन से, गाड़ी से, हर तरीके से गांधी जी से मिलने आ गए। अब लोकल लॉयर्स भी आ गए और बोले हम किसानों के केस लड़ते हैं। गांधी जी ने पहले ही सवाल पूछा, फीस कितनी लेते हो? और लॉयर्स ने अमाउंट बताया। गांधी जी बोले, भाई गरीब किसान से इतना पैसा? और पूरे के पूरे लॉयर्स एकदम साइलेंट हो। फिर गांधी जी कुछ बोलते हैं जो एग्जाम की फेवरेट लाइन है, और इस पे क्वेश्चन आता है, कोर्ट कुछ नहीं कर सकती जब तक लोगों के दिल से डर नहीं निकलेगा। सिंपल लैंग्वेज में, अगर तुम अंदर से डरे हो ना, तो दुनिया का बेस्ट लॉयर भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अब तुम भी सोच रहे होगे, मैम ये मामला था क्या जिसके पीछे इतना ड्रामा हो रहा है? तो अब मैं समझाती हूँ तुम्हें ब्रिटिशर्स का असली जुल्म। देखो, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, यानी कि जमींदार। तो वो क्या बोलते थे पीजेंट्स, फार्मर्स को कि सुनो, ये लैंड तुम्हारी है, जमीन तुम्हारी है,
पर इसके 15% पे सिर्फ इंडिगो उगेगा। पर साहब मुझे तो गेहूं उगाना है, मेरे घर में खाना नहीं है, और इंडिगो उगाने के बाद तो मेरी जमीन भी खराब हो जाएगी। जमीन कैसे खराब होगी मैम? देखो, इंडिगो उगाने से जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाती थी, जो उसकी उपजाऊ वाली शक्ति होती है। इसलिए बाद में कोई भी फूड क्रॉप जैसे कि राइस, व्हीट, गेहूं, चावल कुछ नहीं उगता था। ब्रिटिशर्स, तुम्हारा पेट भरे या ना भरे, हमें सिर्फ इंडिगो चाहिए, और मना किया तो झूठे केस ठोक देते थे उन पर, मारपीट करते थे, यहाँ तक कि फसल बर्बाद कर देते थे, और घर की औरतों तक को नहीं छोड़ते थे। कोर्ट तो वैसे ही ब्रिटिशर्स का था, तो हमेशा उनकी साइड लेता था, और आम किसान चुपचाप जुल्म सहने पर मजबूर था। और फिर एंट्री होती है जर्मनी की। अब जर्मनी ने बना लिया सिंथेटिक इंडिगो, यानी कि जो नेचुरल इंडिगो था उसका धंधा खत्म होने वाला था। तो ब्रिटिशर्स ने फिर एक जाल फैलाया। उन्होंने क्या बोला कि सुनो, तुम एक काम करो, तुम्हें इंडिगो नहीं उगाना ना, तुम्हारी जमीन खराब होती है। हाँ साहब, तो हमें एक बार पैसे दे दो और इंडिगो उगाने से आजाद। किसान सोचने लगे, चलो छुटकारा मिल जाएगा, और बहुत सारे किसानों ने अपनी जमा पूंजी, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उनको दे दी। फिर सामने आया सच, अरे ब्रिटिशर्स तो वैसे ही इंडिगो बंद करने वाले थे। फिर कुछ किसानों ने बोला हमें हमारा पैसा वापस करो, तो ब्रिटिशर्स ने बोला एक पैसा नहीं मिलेगा, और जिसने आवाज उठाई फिर उसे गुंडों से पिटवा दिया जाता था। तो ये थी पूरी समस्या। यहाँ हमारे किसान भूखे मर रहे थे, और उधर ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए था। अब गांधी जी सोचते हैं, मैं एक एक ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के पास जाऊं, इससे तो मैं इनके एसोसिएशन, यानी कि जहां पे सारा ग्रुप है, वहां उनके ऑफिस चला जाता हूँ, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के ऑफिस, और उधर जाके बोलते हैं मुझे ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेक्रेटरी ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम आउटसाइडर हो, हम तुमको कुछ नहीं बताएंगे। और गांधी जी, मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। देखो क्या मतलब है आउटसाइडर, यानी कि बाहर वाले हो, हम तुम्हें क्या बताएं। बट तुम एक्चुअली देखो तो ये देश तो हमारा है ना, इधर एक्चुअल आउटसाइडर्स बाहर से कौन आए हैं? ब्रिटिशर्स। ये देश उनकी कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है। फिर गांधी जी जाते हैं कमिश्नर के पास, जैसे हम पुलिस के पास जाएंगे ऐसे ही वो जाते हैं कमिश्नर के पास, और कमिश्नर फुल एटीट्यूड में उसने गांधी जी को डांट के बोला, तुरंत टेरहो छोड़ दो। और गांधी जी कहीं नहीं गए। गांधी जी जाने के बजाय सीधा मोतीहारी चले गए, ये चंपारण की कैपिटल। अब गांधी जी ने एक घर को ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तभी न्यूज आती है कि एक किसान को ब्रिटिशर्स ने बहुत मारा है। गांधी जी बोलते हैं चलो देखते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग एलिफेंट पे निकले, हाथी पे। सोचो, उन्होंने बोला कि दिखना मत, और गांधी जी लाइक अब तो मैं पूरे समाज को दिखाऊंगा। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें किसानों को समझाना था कि अपने डर से निकलो, देखो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने में ही पुलिस का मैसेंजर आ गया और बोला वापस चलिए। अब गांधी जी ने कोई इधर लड़ाई नहीं करी, ना भागे ना आर्ग्यू करी, बिल्कुल पीसफुली वापस आ गए। और घर पहुंचते ही पुलिस ने गांधी जी को एक नोटिस दिया, चंपारण तुरंत छोड़ दो, सिंपल लैंग्वेज में निकल जाओ यहाँ से। और गांधी जी ने नोटिस रिसीव किया, साइन भी किया, और नीचे क्या लिख दिया, मैं ये ऑर्डर नहीं मानूंगा। सोचो पुलिस का रिएक्शन, अरे भाई ये साइन भी कर रहा है और मना भी कर रहा है। यही होता है सिविल डिसोबीडियंस। लॉ को सीक्रेटली तोड़ना नहीं, खुलेआम बोलना, मैं ये लॉ नहीं मानूंगा क्योंकि ये लॉ गलत है। अगले ही दिन कोर्ट से मैसेज आ गया, कल कोर्ट में प्रेजेंट होना है। अब नॉर्मल बंदा तो एकदम स्ट्रेस में, बीपी है, पर गांधी जी बिल्कुल चिल। पूरी रात गांधी जी सबको मैसेज भेजते हैं। वो राजेंद्र प्रसाद, याद है ना वो लॉयर, आश्रम में अपने, यहाँ तक कि वाइस रॉय को भी भेजते हैं, एकदम चेस प्लेयर की तरह। उनका हर मूव पहले से रेडी था, तुम्हारी तरह नहीं अरे लड़ाई 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 नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग पूरा मोतीहारी लोगों से भर गया, हजारों किसान कोर्ट के बाहर आ गए। अच्छा अब ये बात सुनो, उनमें से ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या अचीवमेंट करी है। उन्हें बस इतना पता था कि एक महात्मा हमारे लिए जेल जा रहे हैं, और पूरा गांव आ गया। अब ब्रिटिशर्स का पैनिक मोड ऑन हो गया। ऑफिशियल सोच रहे थे यार ये इतनी पब्लिक हम मैनेज कैसे करेंगे। और गांधी जी ने सबसे अमेजिंग बात करी, गांधी जी खुद क्राउड को कंट्रोल करने लगे, पुलिस की हेल्प करने लगे। ब्रिटिशर्स भी कंफ्यूज हो गए, ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमारी ड्यूटी कर रहा है। इसी वजह से गांधी जी डेंजरस लीडर थे। वो दुश्मन से भी नफरत नहीं करते थे, बस इनजस्टिस से करते थे। अब जज बोलता है केस बाद में सुनेंगे, गवर्नमेंट टाइम पास कर रही थी, सोच रही थी कि ऊपर से ऑर्डर ले लेते। गांधी जी बोले नहीं, अब तो डिसीजन लो। देखो सबको लगता था कि गांधी जी बोलेंगे सर प्लीज माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगा। तो गांधी जी बोलते हैं हाँ मैंने लॉ तोड़ा है। क्या ये कहते हैं, एक तो लॉ तोड़ते ऊपर से बोलते हैं कि मैंने तोड़ा है। अब देखो इस चीज पे आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि क्वेश्चन ना आए, तो बड़े ध्यान से सुनना। गांधी जी बोलते हैं मेरे पास 2 ड्यूटीज थी। ड्यूटी 1 लॉ फॉलो करना, ड्यूटी नंबर 2 गरीब किसानों की हेल्प करना, और मैंने इंसानियत को चूज किया। मैं लॉ की इंसल्ट नहीं कर रहा,
मैं अपनी कॉन्शियंस मतलब अंतरात्मा की बात सुन रहा हूँ, जो सही है उसका साथ दे रहा हूँ। वो बोलते हैं आपको जो पनिशमेंट लगे सही वो दे दो, मतलब ना रिक्वेस्ट, ना एक्सक्यूज, ना इमोशनल ड्रामा। भाई गांधी जी थे तो बड़े सही बंदे। जज भी बोलता है ठीक है 2 घंटे के लिए बेल भर दो। गांधी जी ने बोला नहीं, बेल भी नहीं, आप डिसीजन लो। जज भी बोलता है ठीक है फ्री में ही चले जाओ। अरे तुम समझ रहे हो ये हो क्या रहा है? इतनी पब्लिक आ गई है और उनको ये भी समझ में आ रहा है पूरे सिस्टम को कि इस बंदे की कोई गलती नहीं है, कि ये कोई जालसाजी नहीं कर रहा है, तो इनके आगे तो झुकना ही था। देखो नोटिस करो, गांधी जी ने ना पुलिस को गाली दी, ना जज को इंसल्ट किया, ना कोर्ट जलाया, ना वायलेंस करी, बस शांति से बोले ये लॉ गलत है और मैं नहीं मानूंगा। इसी को बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस। फिर वो याद है राजेंद्र प्रसाद वगैरह, वो सब लॉयर्स गांधी जी के पास आते हैं। गांधी जी उनसे पूछते हैं अगर मेरे को जेल हो गई तो तुम लोग क्या करोगे? तो वो बोले अगर आप जेल जाओगे तो आपके साथ हम भी जेल जाएंगे। और गांधी जी बोले द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, यानी कि हमने जीत लिया। देखो ऑफिशियल बैटल तो अभी शुरू भी नहीं हुई, पता नहीं जज क्या बोलेगा, बट विक्ट्री ये कैसे? क्योंकि इंडियंस के दिल से डर निकलना शुरू हो गया था, इसीलिए। और यही गांधी जी का मेन मोटिव था। कुछ दिन बाद मैजिस्ट्रेट का मैसेज आया, केस ड्रॉप्ड। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब क्या करें यार, ये मॉडर्न इंडिया की फर्स्ट सक्सेसफुल सिविल डिसोबीडियंस की विक्ट्री थी। अब गांधी जी इज लाइक तुमने तो केस ड्रॉप कर दिया, मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्होंने 10,000 किसानों के स्टेटमेंट कलेक्ट किए। इतने डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को देखकर ही फीवर आ जाए। मतलब अब गांधी जी ने इतने प्रूफ कलेक्ट कर दिए कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचा। और वो फाइनली बोले ठीक है हम रिफंड दे देंगे, पर कितना? ब्रिटिशर सोच रहे थे अब तो पूरा पैसा मांगेगा, पर यही गांधी जी ने खेला अपना मास्टर स्ट्रोक। पर इस पे भी क्वेश्चन पक्का आता है, तो ध्यान से सुनना। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे 100%, लेकिन गांधी जी बोले 50% दे दो। एंड ब्रिटिशर्स शॉक्ड। पर ब्रिटिशर्स इतने बदतमीज थे, उन्होंने बोला नहीं हम तो 25% देंगे। और गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया। यही क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने 25% क्यों किया, 100% मांगना चाहिए था। देखो ब्रिटिशर्स की मेन चाल ही यही थी कि ये 25% पे अग्री नहीं करेंगे, सालों साल केस चलता रहेगा और मामला दफन। पर गांधी जी तो चेस प्लेयर निकले। इधर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, इधर ये इंपॉर्टेंट था कि इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर झुक रहा है, जो बोलता था अरे हम तो सबसे अच्छे हैं, हम तो सिविलाइजेशन लाए, वो आज एक नॉर्मल गरीब किसानों के आगे झुक रहे थे। और साथ ही साथ किसानों के अंदर का डर खत्म हो रहा था। और फिर सिर्फ कुछ सालों में ही ब्रिटिश प्लांटर्स अपनी बड़ी बड़ी इंडिगो एस्टेट्स छोड़कर सीधा भाग गए और वो जमीन वापस किसानों के पास आ गई। यानी कि इंडिगो की जबरदस्ती वाली फार्मिंग का गेम ओवर। अब तुम सोच रहे होगे यहाँ पे स्टोरी खत्म है, पर नहीं, यही तो गांधी जी को स्पेशल बनाती है। कोई और लीडर तो वो होता तो बोलता थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं, पर गांधी जी ने गांव देखा। यहाँ कोई स्कूल नहीं, कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं, सफाई नहीं। और गांधी जी बोले अब असली काम शुरू करेंगे। गांधी जी ने वॉलंटियर्स बुलाए, टीचर्स बुलाए, डॉक्टर्स बुलाए और सबको काम पर लगा दिया, यहाँ तक कि खुद की फैमिली को भी। मिशन क्या था? एजुकेशन, हेल्थ, क्लीनलीनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे ना एक रियलिटी चेक मिलेगा। कस्तूरबा गांधी यानी कि गांधी जी की वाइफ ने विमेन को बोलना शुरू किया कि ना कपड़े साफ रखने चाहिए। और एक औरत उन्हें अपने झोपड़ी में लेके गई और बोली देखो मेरे पास कोई और साड़ी है ही नहीं, मेरे पास बस एक यही साड़ी है जो पहनी हुई है। तो यहाँ हमें क्या समझ में आता है कि प्रॉब्लम सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं है, प्रॉब्लम गरीबी भी है। अब एंट्री होती है एक इंग्लिश फ्रेंड की, चार्ल्स एंड्रयूज, और इस पे भी पक्का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से सुनना। तो लॉयर्स बोलते हैं बापू एक इंग्लिश मैन अगर हमारे साइड रहेगा ना तो हमारा केस और पावरफुल बोलेगा। एंड गांधी जी ने इंस्टेंटली मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं तुम लोग अभी भी सपोर्ट ढूंढ रहे हो, अपने ऊपर भरोसा करो, अगर लड़ाई सही है तो जीत भी तुम्हारी होगी, तुम्हें किसी इंग्लिश मैन के हेल्प की जरूरत नहीं है। यानी कि वो क्या सिखा रहे थे? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो ऐसे थे हमारे गांधी जी। उन्होंने सबके मन से डर निकाला, डिपेंडेंस तोड़ी। और राजकुमार शुक्ला को मत भूलना, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो गांधी जी कभी चंपारण गए ही नहीं होते। आई होप तुमको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और ऐसे ही इजी तरीके से इंग्लिश पढ़ने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश वाली।